बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया बेटा, और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन शुरू किया आपसे वो हमारी बात हुई मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जेम्पशंस पर जो सैलरी में अवेलेबल है, जिसमें हमने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को देखा, जिसमें हमने ग्रेचुटी को देखा, जिसमें हमने सर्टेन परक्विजिट्स विदाउट इनकरिंग मार्जिनल कॉस्ट देख लिया। फिर हमने मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन को देखा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। फिर हमने मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट को देखा। फिर हमने डिस्कशन ये भी किया अगर मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट अवेलेबल हो अलॉन्ग विद मेडिकल अलाउंस तो फिर क्या होगा। फिर मेडिकल अलाउंस की एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाती है अगर मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट अवेलेबल हो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सारी बातें याद होंगी आपको? जवाब दें। ठीक है ना? अच्छा जी, अब उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? अब देखिए, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हमें बहुत सारे दिख रहे हैं। ग्रेचुटी एक अलग रिटायरमेंट बेनिफिट है, पेंशन एक अलग रिटायरमेंट बेनिफिट है, और प्रोविडेंट फंड एक अलग रिटायरमेंट बेनिफिट है। ठीक है, पेंशन क्या है? ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट जो होगा वो डिपॉजिट हो रहा होगा पेंशन फंड के अंदर, और फिर जब आप रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर होने के बाद आपको पेंशन के तौर पे एक सीरीज ऑफ पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। तो पेंशन उस सीरीज ऑफ पेमेंट का नाम था। तो पेंशन इज एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट, याद होगा आपको। ठीक है, एन्युटी या परपिचुटी। लेकिन आपके पास आप ये भी कर सकते हैं कि आप कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कर लें, कि आप उस पेंशन फंड को ही विड्रॉ कर लें। तो उसको भी हमने कल सीख लिया पिछली क्लास के अंदर। तो ये एक अलग मसला हो जाएगा। यस और नो बोलिए। अच्छा जी, उसके बाद रिटायरमेंट के वक्त एक और बेनिफिट मिल रहा है, उसका नाम है ग्रेचुटी। और ग्रेचुटी के लिए पैसा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉयर। और ग्रेचुटी एक लॉयल्टी बेस्ड पेमेंट है। तो जब तक आप जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के दौरान एक अकाउंट में पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है, जो कि कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? प्योरली एम्प्लॉयर कर रहा है, और वो रकम आपको आपकी रिटायरमेंट पे मिल जाएगी। तो ग्रेचुटी लॉयल्टी बेस्ड पेमेंट थी, आपको आपके रिटायरमेंट पे मिलेगी, लेकिन उसके लिए पैसा कंट्रीब्यूट जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? एम्प्लॉयर की तरफ से हुआ है। तो ग्रेचुटी भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। लेकिन अब एक तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? प्रोविडेंट फंड। क्या है? जवाब दे बेटा। एक तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है? नाम लिखे सब लोग। तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है? प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी। अच्छा, अब ये प्रोविडेंट फंड क्या है? ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये भी रिटायरमेंट के वक्त रकम मिलती है। ठीक है जी, आमतौर पर। लेकिन अब इसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगा। प्रोविडेंट फंड में तीन बातें होंगी बेटा, जहन में रखिएगा। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन।
एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दूं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे किस चीज पर, प्रोविडेंट फंड पर। तो प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, और इस रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर क्या होगा, इस रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर दो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। एक कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर, और एक कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय। ये कंट्रीब्यूशन किसके लिए हो रहा है, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हो रहा है या उसके एसोसिएट के बेनिफिट के लिए हो रहा है। तो अगर खुदा ना खास्ता एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ये बेनिफिट किसको मिलेगा, एम्प्लॉय के एसोसिएट को मिलेगा। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है वो किसके लिए जमा करवाया जा रहा है, एम्प्लॉय के लिए। कौन जमा करवा रहा है, एम्प्लॉयर भी जमा करवा रहा है और एम्प्लॉय भी जमा करवा रहा है। अब इसका रूल क्या है, रूल ये है कि जितना अमाउंट पर ईयर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, एग्जैक्टली उतना अमाउंट पर ईयर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 60,000, तो एम्प्लॉय भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 60,000। टोटल कितना कंट्रीब्यूट हुआ, टोटल टोटल कितना कंट्रीब्यूट हुआ, टोटल कंट्रीब्यूट हुआ 1,20,000। तो क्या इस 1,20,000 को मैं एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट मान लूं, बेनिफिट कितना है इस 1,20,000, जो एम्प्लॉय की खुद की जेब से जा रहा है, क्या वो बेनिफिट है, जो एम्प्लॉय की खुद की जेब से जा रहा है वो बेनिफिट है। एक अकाउंट है, उसमें 60,000 किसने जमा करवाए, एम्प्लॉयर ने जमा करवाए, और उसमें 60,000 किसने जमा करवाए, एम्प्लॉय ने जमा करवाए। रिस्पॉन्स करें प्लीज। तो बेनिफिट क्या हुआ इसमें बताइए, बेनिफिट, बेनिफिट इसमें अभी तक 1,20,000 के बराबर है, या बेनिफिट इसमें अभी तक 60,000 के बराबर है, 60,000। एम्प्लॉय होने के नाते जो एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पर, वो बेनिफिट है। यस, ठीक है। अब क्या होगा, इस बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। एनुअल इंटरेस्ट ऑन अक्यूमुलेटेड फंड, तो अक्यूमुलेटेड फंड कितना है, 1,20,000। फर्ज कर ले इस पर एनुअल इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो बेटा 1,20,000 का 10% कितना बना, 12,000। तो अब ये फंड के अंदर इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होने के बाद फंड का बैलेंस क्या हो गया, 132,000। ठीक है, यस और नो, जवाब दीजिए, यस और नो।
अच्छा, अब अगर आज की डेट पर एम्प्लॉय रिटायर हो जाता, रिटायर, तो उसको कितने मिलेंगे? अब अगर आज रिटायर हो जाता तो उसको इस फंड से कितने पैसे मिलेंगे? 1,32,000 रुपए। तो क्या 1,32,000 रुपए जो मिलेंगे, इस पूरे 1,32,000 को बेनिफिट माना जाए, या 1,32,000 में से वो 60,000 जो एम्प्लॉय ने अपनी जेब से कंट्रीब्यूट किए थे, वो कंट्रीब्यूशन तो उसकी जेब में क्या हो गया, वापस आ गया। तो क्या इस 1,32,000 में से 60,000 जो कि एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किए थे, क्या उसको आप बेनिफिट मानेंगे या बेनिफिट नहीं मानेंगे? बेनिफिट नहीं मानेंगे। इसका मतलब बेनिफिट सिर्फ दो ही हो गए, और वो दो बेनिफिट कौन से हुए? नंबर 1, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दूसरा दूसरा इंटरेस्ट जो इस अकाउंट में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। यस और नो? जवाब दें। दो बेनिफिट हुए ना। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना था, 60,000, और एनुअल इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ? एनुअल इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ, 12,000। अच्छा जी, ओके, सही है ना, बेहतरीन। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इंटरेस्ट को इन दोनों पे अलग अलग वर्कआउट करूं, तो 6,000 का इजाफा यहां हो जाएगा, जवाब दें, 6,000 का इजाफा यहां हो जाएगा। यस और नो बेटा बोलिए, जवाब दीजिए। तो ये बैलेंस कितना हो जाएगा, 66,000। ये बैलेंस कितना हो जाएगा, 66,000। और 66 प्लस 66 कितना बैलेंस हो जाएगा, 32,000। सही है। फर्ज करते हैं यहां पर एम्प्लॉय रिटायर नहीं होता, आगे कंटिन्यू करता है। तो जब एम्प्लॉय कंटिन्यू करेगा तो अगले साल फिर कंट्रीब्यूशन होगा। 60,000 किसने कंट्रीब्यूट किए? जवाब दें। 60,000 किसने कंट्रीब्यूट किए, एम्प्लॉयर ने। और 60,000 किसने कंट्रीब्यूट किए, एम्प्लॉय ने। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1,20,000। फंड का बैलेंस क्या हो गया, फंड का बैलेंस क्या हो गया, 126,000। फंड का बैलेंस क्या हो गया, 126,000। इंटरेस्ट मिलाकर बेटा, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 252,000। अब अगर 10% इंटरेस्ट लगाएं इसके ऊपर, तो 12,600 इंटरेस्ट इधर लगा, 12,600 इंटरेस्ट इधर लगा, और टोटल इंटरेस्ट बना कितना, 25,200। यस और नो? जवाब दीजिए इस बात का मुझे। ठीक है, यहां बैलेंस क्या जाएगा आपके पास, 1,38,600 और 1,38,600, और यहां सम कितना हो जाएगा आपके पास, 277,200। ऐसे ही है बेटा, यस और नो? जवाब दीजिए, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब अगर आज रिटायर हो एम्प्लॉय तो कितना पैसा मिलेगा,
व्हाट इज द accumulated फंड, टोटल फंड कितना है मिलाकर आज की डेट पर इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद? 277,200 ऐसे ही है बेटा। ये रेट ये मिलेगा ना उसको रिटायरमेंट के ऊपर। अच्छा जी, तो सवाल क्या है मेरा, क्या मैं पूरे 277,200 को बेनिफिट मानूं? अच्छा जी, इसको मुझे 3 तरीकों से तोड़ के देखना है। 277,000 को मुझे 3 हिस्सों में तोड़ देना है। 277,000 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? सर पहले साल का 60,000, दूसरे साल का 60,000, कितना हो गया? 1,20,000 प्रिंसिपल। आवाज नहीं आ रही बेटा, जवाब दें। इसको मुझे इस तरह ब्रेक करके देखना है। तो 1,20,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल 1,20,000 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 2,40,000। और 2,40,000 से जो कुछ अबव है वो क्या है? 2 साल का इंटरेस्ट है, वो कितना है? 37,200। यस और नो? जवाब दे। तो 1,20,000 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए थे, 1,20,000 एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किए थे, और 37,200 ओवरऑल 2 साल का इंटरेस्ट है। जवाब दें, है ना? अब ये बताइए इसमें बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट क्या हुआ? अगर कोई टैक्सेबिलिटी होगी तो किसकी होनी चाहिए? क्योंकि 1,20,000 वो हैं जो एम्प्लॉय की जेब से गए थे, उसकी जेब में वापस आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 1,20,000, ये बेनिफिट नहीं है, इसके अलावा बाकी सब कुछ क्या है आपके लिए? बेनिफिट है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये एम्प्लॉय यहां पे रिटायर होगा, अगर ये एम्प्लॉय यहां पे रिटायर होगा तो उसके लिए अगर कोई बेनिफिट समझा जाएगा तो बेनिफिट क्या समझा जाएगा? 1,20,000 और 37,200। इस 1,20,000 को मैं क्या नाम दूं? क्या नाम दूं? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल बिल्कुल। और इस 37,000 को क्या नाम दूं मैं? इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ठीक है जी। और यही वो इंटरेस्ट है जिसको मैं अगर अपने एम्प्लॉयर को वेव कर दूं और फिर वो मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दे तो कोई बेनिफिट अराइज नहीं होगा। याद है? थोड़ा पिछली बातों से भी लिंक कर लें, यही वो इंटरेस्ट है जिसको रेफर किया गया। कुछ याद आ रहा है बेटा? तो अभी तो हम उसको कनेक्ट करेंगे पीछे जाके। मैंने बोला ना बहुत सारी बातें आगे आएंगी जिसको हम पीछे जाके कनेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो इतना याद रखें। बताइए इसमें बेनिफिट 2 चीजें हुई। एक बेनिफिट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और एक बेनिफिट क्या है? एक बेनिफिट क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड। करेक्ट? सही है जी। अच्छा, अब समझने वाली बात क्या है कि अगर प्रोविडेंट फंड की कोई टैक्सेबिलिटी होनी है तो टैक्सेबिलिटी किस चीज की होनी चाहिए? एक जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है उसकी टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा दूसरा इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए। यस और नो? तो जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है उसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब टैक्सेबिलिटी का टाइम क्या होगा? या तो टैक्सेबिलिटी हो जाएगी कंट्रीब्यूट करते वक्त, उन ईयर्स में जिन ईयर्स में हम जॉब कर रहे हैं और हमारे बिहाफ पे अमाउंट्स कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है।
जवाब दीजिए। या फिर टैक्सेबिलिटी कब होनी चाहिए? रिटायरमेंट के वक्त, जब हम इन अमाउंट्स को क्या करें, रिसीव करें। दो में से कोई एक बात। या तो ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन में टैक्सेबिलिटी हो, या फिर टैक्सेबिलिटी कब हो, रिटायरमेंट के वक्त हो, जब अमाउंट रिसीव हो। या तीसरी बात, टैक्सेबिलिटी हो ही ना, लॉ ने इसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या ख्याल है? ये भी पॉसिबिलिटी है ना, एग्जेम्पशन भी तो मिल सकती है ना। ठीक है, तो अब इन तमाम पॉसिबिलिटीज को स्टडी करना है, और इन तमाम पॉसिबिलिटीज को स्टडी करके हम देखते हैं क्या है ना। तो प्रोविडेंट फंड कितने लिखे हैं आपके पास? दो किस्म के, अनरिकग्नाइज्ड, वही जो टैक्स अथॉरिटी से रिकग्नाइज नहीं है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? रिकग्नाइज्ड। अच्छा, एक तीसरा प्रोविडेंट फंड भी होता है, इसको आमतौर पर बोलते हैं जीपी फंड। जीपी फंड स्टैंड्स फॉर व्हाट? गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। जीपी फंड स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। सुन रहे हैं बेटा सब लोग? जीपी फंड स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। सही है। नाउ, तो अगर प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट है तो फिर किसी भी किस्म की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, ना कंट्रीब्यूट करते वक्त है, ना विड्रॉ करते वक्त, यानी फुली एग्जेम्प्ट। इसलिए उसका तस्करा यहाँ पे हुआ ही नहीं है, समझ लें। तो जीपी फंड बोले या गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड बोले, वो एग्जेम्प्ट है। कंट्रीब्यूट करते वक्त भी एग्जेम्प्ट है, जो बेनिफिट्स कंट्रीब्यूट करते वक्त हो रहे हैं, या बेनिफिट जब विड्रॉ करते वक्त हो रहे हैं, तो कंट्रीब्यूट करते वक्त भी एग्जेम्प्ट है, विड्रॉ करते वक्त भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा, टैक्सेबिलिटी किसी एक पॉइंट पे होनी है, ऐसा नहीं कि दो बार टैक्सेबिलिटी होगी, या तो एक बार अक्रूवल बेस पर होगी या रिसिट बेस पर होगी, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन है किसका बेटा? एम्प्लॉयर का, और जो उसका एनुअल इंटरेस्ट है, ईयरली इंटरेस्ट है, वो टैक्सेबल है। लेकिन कब टैक्सेबल है? जब उसको विड्रॉ किया जाए। यानी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की टैक्सेबिलिटी कब होगी? ईयर ऑफ विड्रॉल में। इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी कब होगी? ईयर ऑफ विड्रॉल में। ठीक है जी। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोविडेंट फंड बाय नेचर अनरिकग्नाइज्ड है, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, तो कंट्रीब्यूशन वाले ईयर्स में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। जब हम वो 60 हजार कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उस वक्त कोई टैक्सेबिलिटी नहीं थी, बल्कि टैक्सेबिलिटी कब थी? जब उस फंड से हमने पैसा क्या किया? विड्रॉ किया। और विड्रॉ करते वक्त भी पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि उसमें से दो चीजें टैक्सेबल होंगी। एक, एम्प्लॉयर का ईयरली कंट्रीब्यूशन, और दूसरा उस पर क्रेडिट होने वाला इंटरेस्ट, मतलब उन ओवरऑल फंड पे क्रेडिट होने वाला इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ में आती है आपको बेटा? यहां तक बता दे मुझे कि ये अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्योंकि जो पीछे बैकग्राउंड बनाया उसके जरिए समझना आसान है। अच्छा, अब इसको जरा रीड कर लें, यहां से क्या लिखा हुआ है। Employees contribution to provident fund is part and parcel of salary received by employee and therefore not separately taxable in the name of provident fund. यानी जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो उसकी ऑलरेडी ग्रॉस सैलरी में शामिल है। अच्छा, अब ये क्या बात लिखी हुई है भाई? देखें, ये जो देखो, अगर ऐसा होगा कि एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन खुद जमा करवा देगा और एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन खुद जमा करवाएगा, तो हो सकता है कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट होने की टाइमिंग में क्या होता है? फर्क पड़ता है। तो प्रैक्टिकली होता यह है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉयर जमा करवा देता है, लेकिन बाद में वो कंट्रीब्यूशन वो उसकी सैलरी से डिडक्ट कर लेता है। तो पेमेंट की है एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर ने, लेकिन उसकी सैलरी से माइनस भी तो कर लिया ना, तो बेनिफिट तो राइज नहीं हुआ कोई। बेनिफिट तो वो है जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से दे, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है प्रैक्टिकली वो भी कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी से माइनस करने के बाद। ठीक है। और हम वैसे भी ग्रॉस सैलरी को टैक्स करते हैं, तो ग्रॉस सैलरी लेने का मतलब क्या है?
तो उस ग्रॉस सैलरी में वो अमाउंट ऑलरेडी क्या इंक्लूसिव है, तो उसको अलग से सैलरी में परक्विजिट या बेनिफिट के तौर पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, मेंशन होता है, पे स्लिप में होता है। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एंड देयरफॉर नॉट सेपरेटली टैक्सेबल इन द नेम ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब आप आसान लफ्जों में याद रखें कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉयर्स ईयरली कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर दे रहा है अपनी जेब से दे रहा है, उसका कोई अमाउंट वो उसकी सैलरी से माइनस भी नहीं कर रहा, एंड ईयरली इंटरेस्ट, और उस फंड पे जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है, आर नॉट टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं है। कब टैक्सेबल नहीं है? कंट्रीब्यूशन के वक्त टैक्सेबल नहीं है। उन ईयर्स में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है जिन ईयर्स में कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, जिन ईयर्स में इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है, अनलेस रिसीव बाय द एम्प्लॉय ऑन और बिफोर टर्मिनेशन ऑफ जॉब। जब तक कि एम्प्लॉय उस फंड को विड्रॉ ना कर ले, चाहे वो अपनी जॉब टर्मिनेट होने पर करे या उससे पहले करे जरूरत पड़ने पर, तो टैक्सेबिलिटी उस टैक्स ईयर में होनी है जिस टैक्स ईयर में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होगा, विड्रॉ होगा। और जब विड्रॉ होगा तो टैक्सेबिलिटी सिर्फ कौन सी दो चीजों की होगी? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की होगी और एनुअल इंटरेस्ट की होगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की तब भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि वो बेनिफिट की डैशन में फॉल ही नहीं करता। यस और नो? जवाब दें। ठीक है जी। तो अगर प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज है तो टैक्सेबिलिटी किस पॉइंट पर है? ईयर ऑफ विड्रॉल में। कंट्रीब्यूशंस वाले ईयर में नहीं है टैक्सेबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज की? नेक्स्ट पॉइंट। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है कि भाई ये फंड रिकॉग्नाइज है बाय टैक्स अथॉरिटीज। तो अब स्टेटमेंट सुनिएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड तकरीबन जो है वो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की तरह है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। स्टेटमेंट गौर से सुनिएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर ये बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन वाले ईयर में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है और ईयर ऑफ विड्रॉल में तो है ही नहीं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाले केस में विड्रॉल के वक्त तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई टैक्सेबिलिटी है तो ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में है। बस वो भी जब है जब कंट्रीब्यूशन लिमिट से ज्यादा हो। अगर कंट्रीब्यूशन लिमिट से ज्यादा नहीं होगा तो फिर ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी और ईयर ऑफ विड्रॉल में तो होगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो था वो तो विड्रॉल के वक्त टैक्सेबल था, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड विड्रॉल के वक्त टैक्सेबल नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो टैक्सेबल है तो ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन के अंदर टैक्सेबल है, लेकिन वो भी जब जब कंट्रीब्यूशन जो वो लिमिट से एक्सीड करता। अगर कंट्रीब्यूशन लिमिट से एक्सीड नहीं करता तो फिर ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन के अंदर भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? जवाब दें। हाँ, जो कंट्रीब्यूशन लिमिट में वो एग्जेम्प्ट है, जो लिमिट से एक्सीड करती है तो एक्सेस टैक्सेबल है। तो जरा इसको देख लेंगे। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यहां भी वही बात लिखी हुई है कि जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है वो तो बेनिफिट है ही नहीं। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एंड देयरफॉर नॉट सेपरेटली टैक्सेबल इन द नेम ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब लिखा हुआ क्या आ गया? accumulated fund, accumulated balance received on or before termination of job is not taxable including permanent withdrawal। यानी अगर आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल की टैक्सेबिलिटी नहीं है, विड्रॉल की टैक्सेबिलिटी नहीं है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में विड्रॉल पे टैक्सेबिलिटी है। तो रिकॉग्नाइज्ड में विड्रॉल पे टैक्सेबिलिटी नहीं है। उसके बाद लिखा है हाउएवर देयर आर लिमिट्स ऑन एम्प्लॉयर्स ईयरली कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे क्या है? लिमिट है। एंड ईयरली इंटरेस्ट, और जो एनुअल इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है उस पे भी लिमिट है। एंड ईयरली इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड बैलेंस। इफ द अमाउंट्स आर इन एक्सेस ऑफ द लिमिट्स देन द एक्सेस शैल बी
टैक्सेबल ऑन ईयरली बेसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का वो लिमिट से अगर क्या करता है, एक्सीड करता है, तो जो एक्सेस होगा वो टैक्सेबल होगा। और अगर आपका जो एनुअल इंटरेस्ट है वो भी लिमिट से एक्सीड करता है, तो फिर एक्सेस क्या होगा, इस केस में टैक्सेबल होगा। तो ये टैक्सेबिलिटी कब होगी? उन ईयर्स में होगी जिन ईयर्स में कंट्रीब्यूशन जा रहा है, और उन ईयर्स में होगी जिन ईयर्स में एनुअल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। यस और नो बोलिए। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे वो लिमिट क्या है, तो उस लिमिट को भी देख लें बेटा। लिमिट ऑन एम्प्लॉयर्स ईयरली कंट्रीब्यूशन इज द लोअर ऑफ। वो लिमिट दो में से कोई एक चीज बनेगी, और वो दो में से एक चीज क्या है? नंबर 1 ₹150,000 एंड नंबर 2 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। बेसिक सैलरी में आप डियरनेस अलाउंस का करेंगे, ऐड कर देंगे, जो अमाउंट आएगा उसका निकालेंगे आप 10%। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी एक मंथ की कितनी हुई बेटा? 1,00,000 रुपए। 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 12,00,000 रुपए। जवाब दें, रिस्पॉन्स करें। तो एनुअल बेसिक सैलरी कितनी हुई? 12,00,000 रुपए। अच्छा, अगर एम्प्लॉय को 10,000 रुपए पर मंथ डियरनेस अलाउंस मिलता है, एम्प्लॉय को पर मंथ एक इजाफी अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस यानी समझ लें कि आपको एम्प्लॉय होने की बिना पर क्या हो रहा है, यानी अच्छा एम्प्लॉय होने की बिना पर क्या मिल रहा है? कुछ इजाफी अमाउंट मिल रहा है। देखिए, अब प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाते ना, बेसिक सैलरी, तो 10 एम्प्लॉय आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारी भी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो अब टेक्निकली जरा सोचेंगे, भाई एक एम्प्लॉय अच्छा एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, लेकिन हम उसकी बेसिक सैलरी तो नहीं बढ़ा रहे, हम उसको एक इजाफी अलाउंस दे रहे हैं। क्यों? उस अलाउंस को हम क्या नाम दे रहे हैं? डियरनेस अलाउंस। अगर हम सैलरी रिवाइज करेंगे तो 10 लोग और आ जाएंगे मुकाबले में कि भाई फला बंदे की सैलरी बढ़ी है तो उसको मिले, लेकिन हम एक्स्ट्रा अलाउंस दे देंगे उसको। हाँ बिल्कुल, इसको कह सकते हैं, समझ लें एक तरह से ये सैलरी का पार्ट है, लेकिन सैलरी के नाम से नहीं दिया जा रहा। तो ये पार्ट ऑफ सैलरी है, लेकिन उसको नाम दे दिया किस चीज का? डियरनेस अलाउंस का। ठीक है जी। तो 12,00,000 रुपए एनुअल सैलरी थी। जवाब दें बेटा। 10,000 रुपए पर मंथ डियरनेस अलाउंस था। साल का कितना बना? 1,20,000। 12,00,000 और 1,20,000 कितने हुए बेटा? 12,00,000 और 1,20,000 कितने हुए बेटा? 12,00,000 और 1,20,000 कितने हुए? 13,20,000। इसका निकालें 10%। 13,20,000 का 10%, 1,32,000। ठीक है जी। अच्छा, अब 1,50,000 और 1,32,000 में से लोअर क्या आ रहा है? तो ये 1,32,000 क्या बनेगा? लिमिट बन जाएगा। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन 1,32,000 से क्या है, ज्यादा है, तो एक्सेस अमाउंट क्या होगा? सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अगर हम मान लें कंट्रीब्यूशन है 2,00,000 रुपए का, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 2,00,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए, तो कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का लिमिट से ज्यादा है? बताइए। अगर 1,32,000 लिमिट है और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड में? 2,00,000 रुपए, तो बताइए कितना कंट्रीब्यूशन लिमिट से ज्यादा है? 68,000। तो जो कंट्रीब्यूशन लिमिट से ज्यादा होगा वो क्या बन जाएगा बेटा? सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो क्या करेंगे? 68,000 को सैलरी का पार्ट बना देंगे। कौन से साल में? ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में। सही है। अच्छा, उसके बाद any excess shall be deemed to have been received। तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको रिसीव माना जाएगा, उसको रिसिप्ट की डैशन का पार्ट माना जाएगा।
any excess shall be deemed to have been received and taxable in the year of contribution. तो 68,000 एक्सेस था, उस एक्सेस को हमने क्या किया, टैक्सेबल कर दिया उस साल में जिस साल में क्या किया हमने, उसको कंट्रीब्यूट किया. तो 132 तो एग्जेम्प्ट हो गया, जो 132 से अबव था वो क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया. ठीक है जी, कोई परेशानी इसके अंदर? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट वन, ईयरली इंटरेस्ट. तो जो ईयरली इंटरेस्ट है जो क्रेडिट हुआ है प्रोविडेंट फंड में, उसके बारे में क्या कहेंगे जनाब? तो ईयरली इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट अप टू 16% ऑफ इंटरेस्ट ऑन अक्यूमुलेटेड फंड. जो आपका अक्यूमुलेटेड फंड होगा उसका आप निकालें 16%, या फिर निकालें आप 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस. ईयरली इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, ईयरली इंटरेस्ट क्रेडिट टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है जी, और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, विच एवर इज लोअर. तो एनुअल इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट पर, कि इस साल आपके अकाउंट में कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ उसको रखें आप, और उस इंटरेस्ट पर आप ये लिमिट अप्लाई करें. एक लिमिट क्या लें, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस. मिसाल के तौर पर एक शख्स की बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस मिला के कितनी है, 18 लाख रुपए. तो बताइए उसका 1/3 क्या हुआ, 18 लाख का 1/3 क्या हुआ? भाई जवाब दीजिए, 18 लाख का 1/3 क्या हुआ? 6 लाख रुपए. ये एक लिमिट बन गया. अच्छा, उसके बाद जो आपका अक्यूमुलेटेड फंड है, अक्यूमुलेटेड फंड का जो इंटरेस्ट, जो बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस जिस पे इंटरेस्ट लगा, वो फर्ज कर लें वो बैलेंस 2 मिलियन है, और उस 2 मिलियन पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 20% के हिसाब से. तो 2 मिलियन का 20% निकालें, ₹4 लाख. ठीक है जी, तो 4 लाख क्या है आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है. तो इंटरेस्ट क्रेडिट कितना है, 4 लाख रुपए. अब इस 4 लाख पे लिमिट अप्लाई करेंगे. एक लिमिट जो है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस है जो कि 6 लाख रुपए, और दूसरी लिमिट उसी बैलेंस का 16%. तो उसी 2 मिलियन का 16% निकाल लें जरा, उसी 2 मिलियन का 16% निकाल लें. उसी 2 मिलियन का 16% निकाल लें. ₹3,20,000. तो आपके अकाउंट में एक्चुअल इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ, 4 लाख. अब इस 4 लाख पे लिमिट अप्लाई करके देखनी है. एक लिमिट आ रही है 3,20,000 और एक लिमिट आ रही है 6 लाख रुपए. विच एवर इज लोअर. एक लिमिट आ रही है 6 लाख रुपए, एक लिमिट आ रही है 3,20,000 रुपए. विच एवर इज लोअर, 3,20,000 रुपए. तो क्या 3,20,000 आपकी लिमिट बन गया. अब आपका एक्चुअल इंटरेस्ट जो है वो 3,20,000 से कितना एक्सीड करता है, इस लिमिट से कितना ज्यादा है. आपका जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है अकाउंट में वो 4 लाख रुपए, वो इस लिमिट से कितना ज्यादा है, वो इस लिमिट 3,20,000 से कितने से ज्यादा है, 80,000. तो ये 80,000 रुपए क्या देंगे आपकी सैलरी का, ये 80,000 रुपए आपकी सैलरी का क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे. ठीक है जी, कोई मसला यहां तक बेटा? अच्छा, अब यहां पर एक प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको, सुनिएगा बड़ी गौर से. ये जो ऊपर लिखा हुआ था ना कंट्रीब्यूशन, जिसमें आपने पढ़ा ₹150,000 एंड 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस. ठीक है जी, यहां तो लोअर लफ्ज जो है वो ऑर्डिनेंस में मौजूद है. ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट क्रेडिट करने वाला कॉन्सेप्ट है वहां ऑर्डिनेंस के अंदर लोअर लफ्ज मौजूद नहीं है. तो अब यहां पर दो किस्म के नजरियात पाए जाते हैं. किसकी बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं. ऊपर वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, इंटरेस्ट वाले पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूं. ऑर्डिनेंस में लोअर का लफ्ज इंटरेस्ट वाले पॉइंट के साथ मौजूद नहीं है.
ऑर्डिनेंस के अंदर इंटरेस्ट जो लोअर का लफ्ज है वो मौजूद है किसके साथ? कंट्रीब्यूशन के साथ। तो अब यहाँ पर दो किस्म के नजरिए आते हैं। एक लोग, चंद लोग वो हैं जो कहते हैं जनाब कि जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है वो कंटिन्यूएशन है ऊपर वाले पॉइंट की, तो जो लोअर का लफ्ज ऊपर आया है वही लफ्ज नीचे आएगा, तो यहां भी लोअर ही अप्लाई होगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि ऑर्डिनेंस में जब लोअर मेंशन नहीं है तो फिर हम लोअर क्यों ले, हम तो हायर लेंगे, तो कुछ लोग यहां पर लोअर के बजाय हायर लेने के कायल हैं। समझे बात को? तो अगर यहां पर मैंने अभी मौजूदा कंडीशन में हायर रख दिया तो फिर कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। सोचिए तरह इस बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन प्रोविडेंट फंड के लिए दो किस्म की प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती हैं। एक लोअर प्रैक्टिस है और एक कौन सी प्रैक्टिस है? हायर प्रैक्टिस। भाई जवाब दें, रिस्पॉन्स करें कि ये बात आपको समझ में आ रही है। भाई हम पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं और कौन सा हम बाहर थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं आपको, पाकिस्तान से बाहर की थोड़ी प्रैक्टिस। दोनों प्रैक्टिस पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में मौजूद लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता ना। देखें, टैक्स डिपार्टमेंट को लोअर पे कोई एतराज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोअर में ज्यादा अमाउंट क्या होगा? टैक्स होगा। अगर टैक्स डिपार्टमेंट को एतराज होगा तो किस पे होगा? हायर पर होगा। क्योंकि अगर आप हायर को लिमिट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? ज्यादा अमाउंट लिमिट में ले जाएंगे और कम अमाउंट टैक्सेबल करेंगे। तो टैक्स डिपार्टमेंट को एतराज लोअर पे नहीं होगा, हायर पे हो सकता है। तो जो लोग हायर प्रैक्टिस करते हैं, अगर उनको टैक्स डिपार्टमेंट को एतराज देता है तो अलग बात है, अगर नहीं देता तो अच्छी बात है, वो बच जाएंगे। ठीक है ना? तो दोनों चीजें प्रैक्टिस में है। आई कैप के सजेस्टेड आंसर में आपको दोनों प्रैक्टिसेस देखने को मिल जाएंगी। आई कैप के सजेस्टेड आंसर में आपको दोनों प्रैक्टिसेस देखने को मिल जाएंगे। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप चाहें तो आप लोअर प्रैक्टिस करें, आप चाहें तो आप हायर प्रैक्टिस करें। ठीक है? हाँ बेटा उसामा, क्लियर है बात बेटा आपको? ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे एक लफ्ज आया 7.3 के अंदर, विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। एक होता है टेम्परेरी विड्रॉल और एक होता है परमानेंट विड्रॉल। मतलब टेम्परेरी विड्रॉल का मतलब क्या है कि आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है तो आपने बोला यार क्यों ना पैसे निकाल ली जाए प्रोविडेंट फंड से, बाद में जब पैसे आ जाएंगे दोबारा इनको कंट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब आपने वक्ती तौर पर कर्जे की तरह आप पैसे निकाल लिए, कहां से? प्रोविडेंट फंड अकाउंट से, और वापस कर्जा पे कर दिया, और उस फंड में जो कमी आई थी आपके विड्रॉल से वो आपने बाद में क्या कर दी? पूरी कर दी। तो अगर आप पैसा निकाल रहे हैं फंड से वक्ती तौर पर तो फिर कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है? लेकिन अगर आप परमानेंटली पैसा विड्रॉ कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट से रिटायर होने की बिना पर या उससे पहले, तो फिर टैक्सेबिलिटी होगी विड्रॉल पर। कौन से प्रोविडेंट फंड की? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। क्योंकि विड्रॉल के वक्त वैसे तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, लेकिन विड्रॉल के वक्त टैक्सेबिलिटी कहां पर है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाले केस में। तो permanent withdrawal tax treatment is the same as in the case of amount received from provident fund on termination of employment. ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पर जो हमने पढ़ा उसकी क्या बनी हुई है? समरी बनी हुई है। इस समरी का आप स्क्रीनशॉट ले लें जरा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नंबर 2, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूट करते वक्त टैक्सेबिलिटी नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में टैक्सेबिलिटी है अगर लिमिट से एक्सेस करता हो। तो कंट्रीब्यूशन पे लिमिट कितनी है? 1.5 लाख रुपए या 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस व्हिच एवर इज लोअर। अच्छा जी। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द एम्प्लॉयज अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड,
अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट जो क्रेडिट हो रहा है उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, कंट्री यानी जिन ईयर्स में इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट के क्रेडिट होने पर टैक्सेबिलिटी है अगर इंटरेस्ट लिमिट से ज्यादा क्रेडिट हो रहा है, और वो लिमिट कितनी है 16% ऑफ द अक्यूमुलेटेड बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस व्हिचएवर इज लोअर, या दूसरा कॉन्सेप्ट व्हिचएवर इज हायर। ठीक है जी, ये दोनों बातें मौजूद है। तो जितना कंट्रीब्यूशन लिमिट से एक्सीड करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा उस साल में, जिस साल जितना इंटरेस्ट लिमिट से एक्सीड करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा उस साल जिस साल वो क्या हुआ, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। उसके बाद बैलेंस जो आपको विड्रॉल के वक्त मिलेगा, तो अगर आपको विड्रॉल के वक्त बैलेंस मिल रहा है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से तो विड्रॉल के वक्त कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आपको बैलेंस मिल रहा है विड्रॉल के वक्त अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से तो फिर क्या होगा, दो चीजें टैक्स होंगी, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एक उस पर ओवरऑल बनने वाला इंटरेस्ट, जिसमें यानी सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन छोड़कर बाकी सारा अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये आपको प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल दी गई है, प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जांपल दी गई है। ठीक है जी, तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्या एग्जांपल दी गई है, बेसिक सैलरी दी गई है 9,60,000 रुपए, डियरनेस अलाउंस दिया गया है 96,000 रुपीज, बोनस दिया गया है 3 लाख रुपए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1,20,000 रुपए। इस साल इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 4,32,000 रुपए, कितने परसेंट पर, 18% पर। तो अब आप क्या करें, प्रोविडेंट फंड को रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मानते हुए, ऊपर लिखा हुआ भी है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आप इसकी लिमिट से एक्सेस क्या करें, टैक्सेबिलिटी वर्कआउट करें और सैलरी कैलकुलेट करके बताएं, ये आपका टास्क है। तो इंशाल्लाह इसको हम फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। इसको आप पूरा करके आएंगे तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सैलरी का टॉपिक भी पूरा कर लेंगे अपना। ठीक है बेटा, जवाब दें सब लोग, यस। तो इसको मैं स्टॉप करूंगा, आप इसको देख लो, क्वेश्चन लिख लो अपने पास, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।